Welcome everyone. फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री चैप्टर 11 दैट इज थर्मोकेमिस्ट्री और आज का हमारा चौथा लेक्चर है दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। इस लॉ पे जाने से पहले हम हीट और वर्क के अंदर रिलेशनशिप देख लेते हैं कि हीट और वर्क है क्या चीज, इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है और ये दोनों एक दूसरे के साथ किस तरह इंटर रिलेटेड है। सबसे पहले जो हीट होता है, हीट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू while work is represented by W। अब दोनों के अंदर जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि both are path function as well as extensor property। सबसे पहले यहां पर हम हीट को देख लेते हैं। मैंने यहां पर एक सिस्टम लिया हुआ है। अब सिस्टम वो पाथ होता है या वो चीज होती है विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, विच इज अंडर साइंटिफिक स्टडी, और इसका जो बाहर कह रही है दैट इज सराउंडिंग। सिस्टम से सराउंडिंग के अंदर एनर्जी जाती है या सिस्टम सराउंडिंग से एनर्जी लेता है, दैट इज नोन एज हीट, यानी एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर। हमें पता है कि हीट हमेशा के लिए हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ ट्रेवल करता है, यानी मूव करता है। सिस्टम अगर सिस्टम का हीट ज्यादा है, एनर्जी ज्यादा है इन द फॉर्म ऑफ हीट, तो वो सराउंडिंग को देगा, और अगर सिस्टम के हीट या एनर्जी कम है तो वो सराउंडिंग से लेगा। यही जो एनर्जी ट्रांसफर होते हैं ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर, इसको हम बोलते हैं हीट। दूसरी बात, ये मैंने इसकी डिफिनेशन लिख ली। दूसरी बात आप लोगों ने नोट करनी है कि टोटल काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ सिस्टम इज नोन एज हीट, यानी किसी सिस्टम के अंदर जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं हीट। और अगर उसका हम एवरेज ले लें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज नोन एज टेम्परेचर। तीसरी बात कि ये जो हमारे पास हीट होता है इट इज मेजर विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। डिफरेंट काइंड के कैलोरीमीटर होता है, बम कैलोरीमीटर, ग्लास कैलोरीमीटर, कॉफी कप कैलोरीमीटर, यानी हीट को मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। अब दूसरी बात आप लोगों ने एक और बात नोट करनी है यहां थर्मोडायनामिक्स के अंदर, जिसको हम डिस्कस करेंगे। अगर सिस्टम हीट सराउंडिंग को दें तो उस वक्त जो हम हीट चेंजेस लेंगे यानी इंथैल्पी चेंजेस लेंगे दैट इज नोन एज नेगेटिव। और अगर सिस्टम सराउंडिंग से हीट ले रहा है तो हीट चेंजेस को हम पॉजिटिव साइन के साथ डिनोट करेंगे, दैट इज एक्सोथर्मिक होगा या इंडोथर्मिक होगा, यही जो हीट चेंजेस आती है। और चौथी और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने नोट करनी है कि कब क्यू जो होते हैं, हीट जो होते हैं वो डेल एच के बराबर होगा, और कब हीट जो होगी वो डेल ई के बराबर होगा, यानी चेंज इन इंथैल्पी कब होगी और चेंजेस इंटरनल एनर्जी कब होगी। इसको आज हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के अंदर डिटेल से देखेंगे कि क्यू कब डेल एच होगा और क्यू कब डेल ई होगा। ये कुछ बातें हो गई हीट के साथ। अब वर्क क्या होता है? वर्क यहां पर मैं आप लोगों को एग्जांपल से ही समझा देता हूं कि मैंने यहां पर एक और सिस्टम लिया हुआ है और मैं इस सिस्टम को हीट दे रहा हूं। मेनली जो वर्क हमारे पास होते हैं वो डिफरेंट तरह के होते हैं, उसको भी बाद में आपको बता रहा हूं। अब अगर फॉर एग्जाम्पल इस सिस्टम का जो प्रेशर है वो 760 टार है और बाहर जो सराउंडिंग है, सराउंडिंग का प्रेशर जो है वो भी 760 टार है, तो इस वक्त सिस्टम कोई भी वर्क परफॉर्म नहीं करेगा। सिस्टम कब वर्क परफॉर्म करेगा? जब आप लोग इस सिस्टम को हीट देते हो। हीट देने से अंदर इसके जितने भी मालिक्यूल है या जो भी चीजें सब्सटेंस है उसके क्या होगा, उसका प्रेशर बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा? यहां पर आप लोग का सिस्टम का जो प्रेशर है वो कंसिडर करो 760 से ज्यादा हो गया, 860 हो गया, तो सिस्टम का ये जो पिस्टन है ये मूवेबल पिस्टन है, तो सिस्टम क्या करेगा, सराउंडिंग के ऊपर वर्क करेगा। सिमिलरली अगर आप लोग सिस्टम का प्रेशर इतनी रख लेते हो और ऊपर से आप लोग कोई चीज ले लेते हो और उसका ऊपर से प्रेशर ज्यादा करते हो तो फिर क्या होगा, सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर वर्क करेगा। तो वर्क को यहां पर हम ऐसे डिफाइन करेंगे कि एनर्जी ट्रांसफर, व्हाट, एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। वहां पर एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस इन क्या था, ड्यू टू डिफरेंस इन टेम्परेचर था। यहां पर जो एनर्जी ट्रांसफर है ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं वर्क। क्या बोलते हैं, वर्क। या दूसरी बात,
एनर्जी ट्रांसफर बाय फोर्स, आप लोग फोर्स लगाते हो। अगर आप लोगों ने यहां से कोई प्रेशर ले लिया और प्रेशर ज्यादा होगा सिस्टम का, उसने सराउंडिंग के ऊपर वर्क किया, और दूसरी तरफ आप लोग क्या करते हो, इस सिस्टम के पिस्टन इसके ऊपर फोर्स लगाते हो। फोर्स लगाने से ये कुछ वर्क परफॉर्म करेगा, यानी एनर्जी ट्रांसफर ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर और एनर्जी ट्रांसफर बाय फोर्स। फोर्स यहां पर आप लोग के गैस का मालिक्यूल पिस्टन के ऊपर लगा रहे। इस तरह तीसरी और इंपॉर्टेंट बात, हमारे पास जो वर्क होते हैं, वर्क मेनली 4 तरह के होते हैं। वर्क कितने तरह के होते हैं? 4 तरह के वर्क हम डिस्कस करते हैं मेनली। एक होते हैं मैकेनिकल वर्क, जो आप लोग फिजिक्स के अंदर डिस्कस करते हो कि के क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज नोन एज वर्क, और वो मैकेनिकल वर्क होते हैं। दूसरा जो होते हैं वर्क ऑफ एक्सपेंशन, दैट इज प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। तीसरा जो होते हैं वो ग्रेविटेशनल होता है। ग्रेविटेशनल जो होते हैं वो क्या होता है? ग्रेविटेशनल mgh के बराबर होते हैं। ग्रेविटेशनल के साथ साथ आप लोग का जो चौथा वर्क होते हैं, दैट इज इलेक्ट्रिकल वर्क, विच इज V मल्टीप्लाई बाय Q। V इज पोटेंशियल डिफरेंस, Q इज व्हाट? Q इज फ्लो ऑफ चार्जेस। ठीक, लेकिन यहां पर जो हमारे केमिस्ट्री के अंदर मेनली जो वर्क होता है, वर्क हमारा वर्क ऑफ एक्सपेंशन है। प्रेशर का जो डिफरेंस है, और उस तरह चेंज इन वॉल्यूम, प्रेशर लगाते हो और प्रेशर लगाने से सिस्टम का जो वॉल्यूम के अंदर चेंजेस आते हैं, वो हमारा वर्क होता है। यानी यहां पर जो हम वर्क को डिफाइन करेंगे, वर्क इज इक्वल टू P डेल V, यानी प्रेशर लगाना, यानी प्रेशर का चेंज, और प्रेशर ज्यादा करोगे या कम करोगे उससे वॉल्यूम चेंज होगा। जिस तरह यहाँ पर प्रेशर ज्यादा है तो वॉल्यूम उस साइड पे बढ़ा जाएगा, और आप लोग का जो वर्क होगा वो परफॉर्म हो जाएगा। सिमिलरली जिस तरह हमने यहां पर डिफाइन कर लिया, यहां पर भी हम देखते हैं कि वर्क मेनली 2 तरह के होते हैं। ऊपर मैंने आप लोगों को बता भी दिया वर्क कितनी तरह के होते हैं। वर्क 2 तरह के होते हैं। कौन कौन से? अगर वर्क जो होता है यहां पर सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर कर रहा है या सराउंडिंग सिस्टम के ऊपर कर रहा है, तो वर्क को आप पॉजिटिव कब लोगे, वर्क को नेगेटिव कब लोगे? वर्क को पॉजिटिव उस वक्त लोगे जब वर्क डन ऑन द सिस्टम, जब सिस्टम के ऊपर काम होगा तो उस वक्त वर्क पॉजिटिव होगा। वर्क नेगेटिव कब होगा? वर्क उस वक्त नेगेटिव होगा जब वर्क डन बाय द सिस्टम, जब सिस्टम सराउंडिंग के ऊपर काम करेगा। लेकिन अगर आप लोग फिजिक्स के अंदर देखते हो तो फिजिक्स के ऑन वाला नेगेटिव और बाय वाला पॉजिटिव। इसमें कोई इस तरह रीजनेबल बात नहीं है, लेकिन ऐसे कहा जाता है कि फिजिक्स वाले सिस्टम से काम लेते हैं और हम सिस्टम के ऊपर काम करते हैं, इसलिए हमारा और उनका जो पॉजिटिव वो नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव बन जाते हैं। यानी वो सिस्टम से काम लेते हैं और हम अपने सिस्टम के ऊपर काम करते हैं। अब यह आप लोगों के पास आ गया हीट और वर्क कि हीट क्या होते हैं, वर्क क्या होते हैं। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर मेन टॉपिक, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। मेनली जो थर्मोडायनामिक्स के लॉज होते हैं, थर्मोडायनामिक्स के हमारे पास 4 लॉ है, दैट इज 0 लॉ, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। 0 लॉ की कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है, उसको मैं वैसे आप लोगों को अगर किसी जगह पर आप लोगों से पूछ ले कि 0 लॉ की डिफिनीशन क्या है, तो 0th लॉ हमें ये कहता है कि व्हेन 2 बॉडी हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर, व्हेन 2 बॉडी हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विद थर्ड बॉडी, देन इंटर दे हैव इक्वलिटी ऑफ टेम्परेचर विद ईच अदर। अगर दो बॉडी का टेम्परेचर किसी तीसरे बॉडी के टेम्परेचर के साथ बराबर है, तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने ये कहना है कि पहले और दूसरे बॉडी का भी जो टेम्परेचर है वो भी एक दूसरे के साथ क्या है, बराबर है। ये 0th लॉ कहते हैं, इसकी कोई मैथमेटिकल फॉर्म नहीं है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों ने और भी जगहों पे देख लिया कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आप लोगों को क्या कहती है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉय, but it can only be converted from one form to another form। या दूसरी डिफिनीशन अगर आप लोग इसकी कर लो, दूसरी डिफिनीशन ये होगी कि द टोटल एनर्जी ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन कांस्टेंट although it undergo transformation from one form to other form। आप लोगों के पास अगर कोई सिस्टम है, सिस्टम के अंदर फॉर एग्जाम्पल हीट है, तो सिस्टम जितना हीट सिस्टम से जाएगा तो सराउंडिंग उतना हीट एब्जॉर्ब करेगा, तो टोटल हीट जो होगी वो
कंजर्व होगी, यानी हीट ज्यादा और कम नहीं होगी। सिमिलरली सराउंडिंग से जितना हीट सिस्टम के अंदर आ रहा है तो सिस्टम उतने हीट एब्जॉर्ब कर रहा है, यानी हीट सिर्फ चेंजेस होते हैं। या दूसरे आप लोग अगर इंजन के अंदर बात करो तो उसमें जो केमिकल एनर्जी होती है वो मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है। टोटल एनर्जी बराबर होती है, एक फार्म से दूसरी फार्म के अंदर सिर्फ कन्वर्ट होती है। यानी यहां पर ये कहते हैं कि टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स रिमेन कांस्टेंट। या इसकी तीसरी डिफिनेशन ये होगी, वेन एवर सर्टेन क्वांटिटी ऑफ सम फॉर्म ऑफ एनर्जी डिसअपियर देन इक्विवेलेंट फॉर्म ऑफ सम अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी मस्ट बी अपीयर। क्या कहते हैं, अगर आप लोग के पास इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, अगर इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो रही है तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी किसी और वर्क के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी अगर आप लोग दे रहे हो तो वो फॉर एग्जांपल आप लोग के पास लाइट की फॉर्म में अपीयर हो जाती है। आप लोग यहाँ पर केमिकल एनर्जी देते हो, कोई केमिकल है तो केमिकल एनर्जी से वो आप लोग कोई सिस्टम वर्क कर लेगा, मैकेनिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। यानी क्या कहते हैं कि एनर्जी सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होती है, और टोटल एनर्जी जो होती है वो यूनिवर्स की वो रिमेन कांस्टेंट होती है। ठीक, ये इसका क्या है, ये इसकी डिफिनीशन होगी। मुख्तलिफ डिफिनीशन आप लोग किसी और जगह से भी देख सकते हो। अब फिर मूव करते हैं अपने सिस्टम की तरफ। मेरे पास एक सिस्टम है, हम बार बार इस सिस्टम की बात करेंगे क्योंकि थर्मोडायनामिक्स में हमारा काम ही सिस्टम के साथ है। सिस्टम किसको बोलते हैं, विच इज अंडर ऑब्जर्वेशन, जिसको हम स्टडी कर रहे हैं वो हमारा सिस्टम होगा। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक सिस्टम है, और सिस्टम कौन सा सिस्टम है, सिस्टम आप लोग कंसिडर करो कि कोई गैसेस सिस्टम है। आप लोग इस गैसेस सिस्टम को एनर्जी देते हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट। तो इसमें क्या होता है कि ये जो एनर्जी किसी सिस्टम के अंदर जाती है तो सिस्टम के अंदर दो काम होते हैं। एक इसका जो इंटरनल एनर्जी है उसके अंदर चेंज लेके आता है। इंटरनल एनर्जी क्या होती है उसको भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। ठीक, इंटरनल एनर्जी के साथ साथ दूसरा ये क्या करते हैं, दूसरा ये वर्क परफॉर्म करता है। क्या करते हैं, वर्क परफॉर्म करते हैं। यानी सिस्टम का प्रेशर चेंज हो जाएगा इंटरनल एनर्जी के साथ, प्रेशर चेंज होने के साथ इसके वॉल्यूम के अंदर चेंज आएगी, प्रेशर बढ़ जाएगा, कम हो जाएगा। तो क्या हो गए, इसका जो पहले फॉर्म हो गए कि आप लोग, ये मैथमेटिकली फॉर्म में आप लोग को बता रहा हूं कि आप लोग किसी सिस्टम को एनर्जी दे रहे हो इन द फॉर्म ऑफ हीट, यानी हीट कैलोरीज की फॉर्म में। तो वो क्या करते हैं, वो एक सिस्टम के इंटरनल एनर्जी को चेंज करता है और इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वो वर्क परफॉर्म करते हैं। अगर आप लोग इस इक्वेशन को इंटरनल एनर्जी के लिए रीअरेंज करो तो वो ये बन जाएगी कि इंटरनल एनर्जी क्या है, वो सम है हीट प्लस वर्क। यानी कोई सिस्टम है उसके अंदर हीट कितना है, हीट के साथ साथ उसने वर्क जो परफॉर्म किया, दैट इज इंटरनल एनर्जी। हमेशा के लिए हमारे पास जो इंटरनल एनर्जी है वो हम, यानी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है इंटरनल एनर्जी की, वो हम डिटरमाइंड नहीं कर सकते कि किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या है। हम हमेशा के लिए हीट जो होती है या वॉल्यूम वगैरह जो होते हैं वो हम चेंज को मेजर करते हैं कि कोई सिस्टम है उसके अंदर पहले कितनी एनर्जी है और बाद में कितनी एनर्जी होगी। तो बाद वाले और पहले वाली एनर्जी से हम जब डिफरेंस निकाल लेते हैं तो वो हमारे पास चेंज इन इंटरनल एनर्जी आ गए। तो हम जब चेंज इन इंटरनल एनर्जी, वो हीट और साथ में वर्क, और वर्क आपको पता है कि हम थर्मोडायनामिक्स के अंदर जो वर्क पढ़ेंगे वो वर्क ऑफ एक्सपेंशन को डिस्कस करेंगे, और वर्क ऑफ एक्सपेंशन बराबर है पी इंटू डेल वी, पी इंटू डेल वी के बराबर। अब यहां पर जो बात है वो है इंटरनल एनर्जी। ये जो इंटरनल एनर्जी ई है ये असल में होती क्या है, इंटरनल एनर्जी किसी सिस्टम के अंदर जो टोटल एनर्जी, जितने भी एनर्जीज हैं, या इसको आप लोग किसी किसी जगह पर आप लोग के बुक में भी मेंशन होता है, ऐसे डेल यू की फॉर्म में लिखा जाता है। ठीक, तो ये जो इंटरनल एनर्जी होती है वो सम ऑफ ऑल एनर्जी इन अ सिस्टम, किसी सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज है और सारी की सारी एनर्जीज का जो सम होता है वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। यानी ई को हम ऐसे लिख सकते हैं, ई इज इक्वल टू ई ऑफ काइनेटिक एनर्जी, साथ में ई ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ ई ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी के साथ साथ ई ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की, न्यूक्लियस के, काइनेटिक के, पोटेंशियल, जितनी भी एनर्जीज है सारी की सारी एनर्जीज का जो सम होता है वो किसके बराबर होता है, वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। आप लोग के पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इंटरनल काइनेटिक एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, वो डिफरेंट फॉर्म में होती है, वो ट्रांसलेशन भी हो सकती है,
वो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है, वो वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी भी होती है। यानी ये जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी वो ट्रांसलेशन, रोटेशन, वाइब्रेशन भी हो सकती है। वो डिफरेंट सिस्टम के लिए वो डिफरेंट चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। अगर आप लोग किसी सॉलिड को देखो, उसके अंदर जो इंटरनल काइनेटिक एनर्जी है वो ना रोटेशनल होती है ना वो ट्रांसलेशनल होती है। वो क्या होती है, सॉलिड के अंदर जो होती है, सॉलिड के लिए अगर आप लोग इंटरनल काइनेटिक एनर्जी की बात करो, वो सिर्फ और सिर्फ क्या होती है, वो सिर्फ और सिर्फ वाइब्रेशनल होती है। बाकी ट्रांसलेशन, रोटेशन उसके अंदर एब्सेंट होती है। ठीक, लेकिन अगर आप लोग किसी गैस को देख लो तो गैस के अंदर तीनों हो सकते हो। लाजमी नहीं है कि सारे के सारे गैस के अंदर तीनों की तीनों। आप लोग पढ़ते हो डिग्री ऑफ फ्रीडम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट विच इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ ऑल द एटम, ऑल द एलिमेंट। किसी सब्सटेंस के अंदर, किसी सिस्टम के अंदर अगर आप लोग कोई मोनोटॉमिक गैस लोगे उसके लिए नहीं होगे। अगर कोई ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक वाले गैस लोगे तो उसके अंदर ये सारी की सारी एनर्जी होती है। सिमिलरली पोटेंशियल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, और ये जो न्यूक्लियर एनर्जी होती है या इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी होती है वो इंटरमालिक्यूलर फोर्सेस और इंट्रामालिक्यूलर फोर्सेस वगैरह के ऊपर डिपेंड करती है। तो ये सारी बातें मैंने आप लोगों को इंटरनल एनर्जी के बारे में बताया कि सिस्टम के अंदर जितनी भी एनर्जीज हैं उन सारी एनर्जीज का जो सम होता है वो किसके बराबर होते हैं, वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होते हैं। आप लोग दूसरी बात नोट करना है ना कि क्यू प्लस डब्ल्यू, क्यू माइनस डब्ल्यू भी हो सकती है। वो डिपेंड करता है कि सिस्टम के ऊपर वर्क हो रहा है या सराउंडिंग के ऊपर वर्क हो रहा है। दूसरी और इंपॉर्टेंट बात आप लोगों ने ये देखनी है कि कब मैंने आप लोगों को ये बताया था कि हीट डेल एच के बराबर होगा और कब ये जो हीट हो गया वो डेल ई के बराबर हो गया। इसको देखते हैं। अब जो एच है, एच है क्या चीज, एच को हम बोलते हैं इंथैल्पी। इंथैल्पी क्या होती है कि हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी, किसी सिस्टम के अंदर जो हीट है यानी जमा शुदा हीट जो है उसको हम क्या बोलते हैं, कंटेंट है। कंटेंट नहीं है, कंटेंट, हीट कंटेंट ऑफ अ बॉडी, इसको हम बोलते हैं इंथैल्पी। या दूसरी डिफिनेशन, स्टोर हीट इन अ बॉडी इज नोन एज इंथैल्पी। अब ये जो इंथैल्पी होती है, इंथैल्पी बराबर होती है, इसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं और ये बराबर होते हैं सम ऑफ इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क। और मैंने आप लोगों को बताया कि किसी सिस्टम की जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंथैल्पी है या एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इंटरनल एनर्जी है, थर्मोडायनामिक्स के अंदर हम मेनली जो चीजें कैलकुलेट करते हैं वो चेंजेस को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर ये एच नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा, डेल एच। और डेल एच किसके बराबर हो जाएगा, डेल एच बराबर हो जाएगा चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर और चेंज इन वॉल्यूम। ये किसके बराबर हो जाएगा, ये आप लोग के पास इंथैल्पी के बराबर हो जाएगा। और इंथैल्पी किसके बराबर है, इंथैल्पी आप लोगों का एक स्टेट फंक्शन है और स्टेट फंक्शन के साथ साथ क्या है, इंथैल्पी इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि जितनी भी एनर्जीज हैं, गिब्स फ्री एनर्जी है, इंथैल्पी भी एक एनर्जी है, ये जो इंटरनल एनर्जी ये भी एक एनर्जी है, हीट भी एक एनर्जी है, वर्क भी एक एनर्जी है। जिधर भी एनर्जी आएगी, एनर्जी को आंखें बंद करके पुट कर लो कि वो आप लोगों के पास एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, यानी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करेगी। अब कब आप लोग का हीट डेल ई होगा, कब डेल एच होगा, उसको देखते हैं। अब यहां पर मैं डेल ई को लिख लेता हूं कि आप लोग के पास डेल ई कब होगा। मैं एक सिस्टम लेता हूं, फिर बात आ गई सिस्टम की। और जो सिस्टम है, सिस्टम कौन सा सिस्टम है, सिस्टम आप लोग का है गैस सिस्टम। सिस्टम गैसेस है, सिस्टम के नेचर को देखने सॉलिड और लिक्विड के लिए कुछ और होगा। आप लोग का सिस्टम है गैस, अंदर इसके अंदर गैसेस पड़े हुए, मुख्तलिफ गैसेस है, H2 है, N2 है, O2 है। अब दो काम होते हैं, सिस्टम या सराउंडिंग से एनर्जी लेता है इन द फॉर्म ऑफ हीट, और सिस्टम या सराउंडिंग को हीट देता है। तो सिस्टम जब सराउंडिंग से एनर्जी लेता है इन द फॉर्म ऑफ हीट तो उसको हम बोलते हैं इंडो, और सिस्टम जब सराउंडिंग को हीट देते उसको हम बोलते हैं एक्सो। यानी क्या हो गया कि चेंजेस इन हीट, यानी एनर्जी या हीट सराउंडिंग को देना या सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर हीट को जाना, यही जो चेंजेस इन हीट है या चेंजेस इन एनर्जीज है, इसको हम बोलते हैं हीट ऑफ रिएक्शन।
यानी एनर्जी या हीट चेंज ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन इज नोन एज हीट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो हीट ऑफ रिएक्शन है, ये जो हीट है क्या है, हीट है। हीट आप लोग के पास में भी डेल ई हो सकता है, और ये जो हीट है ये में भी डेल एच हो सकता है। मैं आप लोगों को यही कह रहा हूं कि कब डेल ई होगा, कब डेल एच होगा। अब आप लोगों ने कुछ बातें अभी गौर से सुननी भी और साथ में नोट भी करनी है। आप लोग के पास ये जो सिस्टम है गैस सिस्टम है, और इसका जो पिस्टन है, पिस्टन आप लोगों ने फिक्स किया हुआ है, यानी मूवेबल पिस्टन आप लोगों ने नहीं लगाया हुआ है कि ऊपर जो पिस्टन लगा हुआ है, पिस्टन जो मूव करते हैं, और वो आप लोगों के पास क्या है, फिक्स है। तो सिस्टम का जो पिस्टन फिक्स होगा तो सिस्टम तो ऊपर नीचे नहीं जाएगा। आप लोग अगर प्रेशर कुकर को देख लो, ऊपर पिस्टन लगा हुआ है लेकिन ऊपर नीचे नहीं हो रहा है, तो यहां पर जो चेंजेस वॉल्यूम होगी तो चेंज इन वॉल्यूम क्या होगी, जीरो होगी। तो चेंजेस वॉल्यूम जब जीरो होगी यानी वॉल्यूम आप लोगों का कांस्टेंट होगा। तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा, ये बात आप लोगों ने नोट करनी है कि वॉल्यूम जब कांस्टेंट होगा, वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम इज कांस्टेंट, वॉल्यूम इज व्हाट, वॉल्यूम इज कांस्टेंट। अगर आप लोग का वॉल्यूम कांस्टेंट है तो उस वक्त जो हीट ऑफ रिएक्शन होगी, यानी किसी केमिकल रिएक्शन के दौरान जो हीट चेंजेस होगी, उस हीट चेंजेस को यहां पर मैं आप लोगों को ऊपर भी लिखा हुआ है कि हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज नोन एज इंटरनल एनर्जी। वो सिर्फ और सिर्फ उसके इंटरनल एनर्जी को चेंज करेगा। आप लोग और भी देखते रहते हो ना कि आप लोग के पास जो हीट कैपेसिटी होती है, कि हीट कैपेसिटी क्या होती है, इट इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज required to raise the temperature of a system through 1 degree। अब ये जो हीट कैपेसिटी होती है, ये तो वैसे मैं आप लोगों को इजाफी नॉलेज दे रहा हूं कि जो हीट कैपेसिटी होती है वो एट कांस्टेंट वॉल्यूम भी हो सकती है, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और दूसरी तरह हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर भी होती है। आप लोग अगर सीवी के इक्वेशन को देख लो, मेनली ये बराबर होता है, अगर आप लोग इसको चेंजेस को देख लो तो डेल क्यू डिवाइडेड बाई डेल टी, चेंज इज वॉल्यूम और टेम्परेचर, चेंज इन हीट और इसके साथ साथ टेम्परेचर, ठीक। यानी टेम्परेचर राइज करने से उसका बॉडी का जो हीट चेंजेस होते हैं उसको हम बोलते हैं हीट कैपेसिटी। अब अगर आप लोग इस सीवी वाली इक्वेशन को किसी जगह पर देख लो तो सीवी बराबर होते हैं डेल ई इंटू डेल टी, यानी हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम आप लोग को सिर्फ इंटरनल एनर्जी को बढ़ाते हैं, लेकिन अगर आप लोग सीपी वाली इक्वेशन देख लो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वो डेल एच इंटू डेल टी के बराबर होते हैं। इसकी भी डेरिवेशन है लंबी चौड़ी, लेकिन यहां पर मैं वैसे आप लोग को बता रहा हूं कि सीवी अगर आ गए तो वो इंटरनल एनर्जी, क्योंकि मैंने बता दिया आप लोग को हीट चेंजेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम वो इंटरनल एनर्जी के बराबर होते हैं, डेल ई के बराबर होते हैं। लेकिन अगर आप लोग दूसरी तरफ देख लो, अगर आप लोग प्रेशर को कांस्टेंट रख लो, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, व्हेन प्रेशर इज कांस्टेंट, अगर आप लोग प्रेशर को कांस्टेंट रख लो तो प्रेशर कांस्टेंट रखने से क्या होता है, डेल पी जीरो हो जाएगा, चेंजेस प्रेशर जीरो हो जाएगा। तो जब डेल पी जीरो हो जाएगा तो इंटरनल एनर्जी के साथ साथ वो आप लोगों को कोई वॉल्यूम के अंदर भी चेंजेस नहीं आएगी। तो वहां पर आप लोग जब देखते हो तो हीट चेंजेस एट कांस्टेंट प्रेशर वो किसके बराबर होते हैं, डेल एच के बराबर होते हैं। तो आप लोगों ने ये बात नोट करनी है कि हीट क्यू जो है वो डेल एच के बराबर कब होगा और डेल ई के बराबर कब होगा। डेल एच के बराबर तब होगा जब आप लोग के पास प्रेशर के अंदर चेंजेस नहीं आएगी, सही है। पिस्टन आप लोग का मूवेबल है, उसका जो प्रेशर है उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं आएगा, प्रेशर ज्यादा होगा उसके साथ वॉल्यूम भी ज्यादा हो जाएगा तो प्रेशर रिमेन कांस्टेंट। वो इंताल्पी को, वो इंताल्पी के अंदर उस वक्त आप लोग हीट चेंज को इंताल्पी के बराबर लोगे, लेकिन अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो वो इंटरनल एनर्जी के चेंजेस के बराबर आएगा। दूसरी बात भी आप लोगों ने नोट करनी है, अगर आप लोग के पास सॉलिड और लिक्विड होगा, इन केस ऑफ सॉलिड और लिक्विड हो जाएगा, सॉलिड और लिक्विड के केस में भी देख लेना है कि सॉलिड एंड लिक्विड, क्योंकि सॉलिड और लिक्विड का प्रेशर और वॉल्यूम के अंदर इतना फर्क नहीं होता कि दोनों का वॉल्यूम और जो प्रेशर होता है वो इतना चेंज नहीं होता है। तो वॉल्यूम और प्रेशर जब चेंज नहीं होगा तो फिर आप लोग का डेल एच जो होता है इट इज नियरली इक्वल टू डेल ई, तकरीबन डेल एच और डेल ई दोनों बराबर हो जाएंगे। लेकिन गैस के लिए आप लोगों ने ये बातें नोट कर लेनी है कि कब वो डेल ई के बराबर होगा, कब वो डेल एच के बराबर होगा। अब अगर आप लोग इस इक्वेशन को मजीद एक्सटेंड कर लो,
अगर हम विद द हेल्प ऑफ जनरल गैस इक्वेशन को देख लेते हैं तो हमें पता है कि जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन हमें क्या कहते हैं, वो हमें ये कहते हैं कि पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। अब पी डेल वी अगर हम कर ले तो पी इंटू चेंज इन वॉल्यूम अगर हम कर ले तो हमारे पास क्या क्या आ जाएगा, वो हमारे पास बन जाएगा डेल एन आर टी, डेल एन आर टी। अब अगर पी डेल वी की जगह हम इस इक्वेशन को लिख ले तो हमारे पास ये बन जाएगी डेल एच इज इक्वल टू डेल ई प्लस डेल एन आर टी। ये वाली फॉर्म भी आप लोग ले सकते हो। और ये कब लोगे, जब हमारे पास प्रेशर क्या होगा, कांस्टेंट होगा, क्योंकि इंटरनल एनर्जी या हीट कंटेंट किसके बराबर हो जाएगा, डेल एच के बराबर हो जाएगा। ये डिफरेंट आप लोगों के पास मैथमेटिकली फॉर्म थी किसकी, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। अब कुछ और बातें आप लोगों ने नोट करनी है कि हमारे पास जो डेल एच होता है, क्या होता है, डेल एच जो होता है इट इज मोर कन्वीनियंट, इट इज मोर कन्वीनियंट। क्यों ये मोर कन्वीनियंट है एज कंपेयर टू डेल एच, डेल ई से, डेल एच से जो डेल ई होता है ये हमारे पास इसको मेजर करना ज्यादा अच्छा होता है डेल ई से। क्योंकि अगर हम डेल ई को देख लें तो वहां पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, वॉल्यूम के अंदर कोई फर्क नहीं आएगा, प्रेशर तो बढ़ेगा लेकिन प्रेशर इतना बढ़ जाएगा कि यहाँ पर हमारे पास जो सिस्टम होते हैं उसके बर्स्टिंग के चांसेस होते हैं कि वो पड़ जाते हैं। अक्सर आप लोग प्रेशर कुकर को भी देख ले, लेकिन अगर वो मूवेबल है तो पिस्टन आप लोगों को ऊपर भी चला जाएगा, नीचे भी आ जाएगा इजीली, प्रेशर वॉल्यूम चेंज हो जाएगा, तो वहां पर ब्रस्टिंग के चांसेस आप लोग के सिस्टम के नहीं होते। पहली बात, डेल एच जो होते हैं इट इज मोर कन्वीनियंट, वाई, क्योंकि सिस्टम के ब्रस्टिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। सिमिलरली अगर आप लोग देख लो कि डेल एच और डेल ई बोथ आर मेजर विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर, दोनों को हम कैलोरीमीटर से मेजर करते हैं, लेकिन डेल एच जो होते हैं वो मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ ग्लास कैलोरीमीटर। क्यों, ग्लास कैलोरीमीटर के अंदर आप लोग का जो प्रेशर होता है वो कांस्टेंट होता है, जबकि डेल ई को हम मेजर करते हैं विद द हेल्प ऑफ बाम कैलोरीमीटर, क्योंकि बाम कैलोरीमीटर के अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। और चौथी बात, बम कैलोरीमीटर के जरिए हम किसी भी सिस्टम का या किसी भी रिएक्शन का हीट ऑफ कंबशन मालूम करते हैं, जबकि गिलास कैलोरीमीटर से हम इंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फाइंड करते हैं। ये मुख्तलिफ बातें थी आप लोग को बताने के लिए डेल एच से डेल ई से। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस।